हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 की यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम देखेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। जैसा कि हमने यूनिट 1 में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट और करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। सो हमारी यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी. Current electricity is a branch of science which deals with the study of charges in motion. यानी चार्ज जब मोशन में होता है उसकी स्टडी जब हम करते हैं तो उसे बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. अब सबसे पहला कंसेप्ट हमारे पास आता है करंट या फिर इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. यानी चार्ज किस रेट से कितने टाइम ड्यूरेशन में जा रहा है. ओके, या फिर पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ओके, करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट को हम जानते हैं कि हम I से डिनोट करते हैं. I = Q/T. ये हमारे पास एक सबसे ज़्यादा बेसिक फॉर्मूला है. इसके और भी फॉर्मूलाज बन सकते हैं, जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का केस हो तो E/T हो जाएगा. अगर चार्ज एक हो तो नंबर ऑफ चार्जेस अगर हमें दे रखे हो तो हो जाएगा NE/T. ओके, अगर हमारे पास दे रखा हो फ्रीक्वेंसी तो NE हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे कुछ हम फॉर्मूलाज बना सकते हैं. या फिर dQ/dt हो जाएगा अगर किसी एक स्मॉल एलिमेंट के लिए हम चार्ज दे रहे हैं. तो मेन फॉर्मूला हमारे पास बना I = Q/T. अगर इसकी यूनिट की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट की बात करें तो वो होती है एम्पियर. वो क्या होती है? एम्पियर. ओके, ये इसकी ऐसा यूनिट है जिसे हम A से डिनोट करते हैं, एम्पियर. लेकिन अगर हम फॉर्मूला से इसकी यूनिट हम निकालना चाहें तो क्या आएगी? कूलम पर सेकंड. वो भी ठीक है, लेकिन हम यूज़ करेंगे एम्पियर जिसे A से डिनोट करते हैं. इससे अगला जो टॉपिक है वो हम पहले ही क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, वो है ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ जो कि क्लास 10 का टॉपिक है. लाइक हम जानते हैं कि हमने जो 9th में पढ़ा है वो 11th में आता है. ओके, और जो 10th में पढ़ा है वो हमारे पास 12th में आता है. तो अभी जो बेसिक है इस चैप्टर के वो सभी लगभग हमने क्लास 10th में पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार देखेंगे ताकि हमारी रिवीजन हो जाए. तो सबसे पहला हमारे पास आता है ओम्स लॉ. ओम्स लॉ सभी जानते हैं क्या होता है. V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. इसका मतलब V होता है पोटेंशियल डिफरेंस. V इज व्हाट? V इज पोटेंशियल डिफरेंस. I is electric current. What is I? Electric current. Okay. और V और I के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आती है. इसी वजह से तो हमने लिखा ना कि V is directly proportional to I. जितना V बढ़ रहा है उतना I बढ़ रहा है. ओके, एंड वाइस वर्सा. अब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हमें कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना होगा. तो V = IR. ये हम जानते हैं. ओके, व्हाट इज R? R इज रेसिस्टेंस. अगर हमें कोई भी कंडक्टर दे रखा है तो उसमें R क्या होगा? रेसिस्टेंस होगी. I हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट और भी हमारे पास होता है पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट हम जानते हैं कि क्या होती है. पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट और करंट की यूनिट हम अभी पढ़ चुके हैं कि होती है एम्पियर. और रेसिस्टेंस की यूनिट हम जानते हैं क्या होती है? ओम. ओम का सिंबल ऐसा होता है. ठीक है, OHM भी लिख सकते हैं. तो ये था हमारे पास ओम्स लॉ. अब हम पढ़ने वाले हैं रेसिस्टिविटी. रेसिस्टिविटी भी हम क्लास 10 में पढ़ चुके हैं. रेसिस्टिविटी जिसे हम रो से डिनोट करते हैं. ओके, रेसिस्टिविटी होती है एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस जो कि किसी कंडक्टर की होती है. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव आयरन, लोहा.
लोहे की जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है वो अलग होती है, स्टील की अलग होती है, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट डिफरेंट रेसिस्टिविटी होती है। अब उसकी डेफिनेशन क्या है, एग्जैक्टली वो होता क्या है? इट इज रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट टाइम। ओके, R is equal to rho L by A. This is our basic formula. ओके, इधर R है रेसिस्टेंस, रो है रेसिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोल देते हैं, ओके। और L है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A is area of cross section of the wire, हम ज्यादातर वायर ही लेके करेंगे वैसे, एंड R is obviously की रेसिस्टेंस है। अब इधर से अगर मैं रो की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास क्या आएगी, RA/L। ओके, R की यूनिट होती है ओम, एरिया की होती है मीटर का स्क्वायर, लेंथ की होती है मीटर, तो रो की यूनिट मेरे पास क्या आई, ओम मीटर। करेक्ट, R is equal to rho L by A। तो हम 10th में ये कर चुके हैं कि अगर किसी कंडक्टर की हम लेंथ बढ़ा दें तो रेसिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, या फिर लेंथ घटा दें, लाइक व्हाटएवर वी डू विद द लेंथ। एंड सेम इन द केस ऑफ एरिया, like what will be the new resistance if we increase or decrease or half or double the area or the length. Okay, I hope that you can do all these questions. So आगे हम करते हैं, अब रेसिस्टिविटी हम जानते हैं कि क्या होती है। अब इधर से हमारी जो यूनिट है, जो 12th के नए टॉपिक्स हैं वो स्टार्ट होते हैं। सबसे पहली बात क्या आती है, एक नॉर्मल सर्किट लेते हैं। एक नॉर्मल सर्किट में क्या होता है, एक तो होता है सेल या फिर बैटरी जो आप लोग बोलते हैं, एक रेजिस्टेंस होती है और एक की होती है, ये V, ये की, ये R। ओके, हमने 10th तक ये पढ़ा है कि जैसे ही मैं की क्लोज करता हूँ, जो हमारी बैटरी है उसमें से करंट पास होता है पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन में। करेक्ट, हमने यही पढ़ाया था, पॉजिटिव टर्मिनल। अब देखो, अगर ये सेल है तो इसका जो बड़े वाला ये डंडा है ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटे वाला वो होता है नेगेटिव। ओके, अब हम ये जानते हैं कि जैसे ही की क्लोज की मैंने, हमारी बैटरी में से क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ, और उसकी डायरेक्शन क्या हुई, पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन। किसकी, करंट की, आई। ओके, हम 10th तक यही पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में करंट फ्लो नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में फ्लो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। और एक नई चीज़ है कि जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन है वो होती है नेगेटिव से पॉजिटिव। इसका मतलब करंट हम क्या देखते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, बट एक्चुअल में नेगेटिव से पॉजिटिव क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में है क्या, इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, या फिर इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, इसके बाद ये हम जानते हैं। तो अभी हमने ये देखा है कि करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का अपोजिट फ्लो होता है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस यूनिट का हमारा। हालांकि यूनिट छोटी सी है, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हमारे कटवा दिए हैं न्यू सिलेबस के हिसाब से। जैसे कि इसमें हमारे पास पोटेंशियोमीटर था, मीटर ब्रिज था, और व्हीटस्टोन ब्रिज तो है हमारे पास। लेकिन ये दो बड़े टॉपिक्स थे जिनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे, लेकिन सिलेबस से वो हटवा दिए, तो कोई बात नहीं, ये यूनिट और ज़्यादा छोटी हो गई है। फिर भी इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचते हैं उनमें से पहला टॉपिक आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबसे पहले हम समझते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, उसके बाद इसकी थ्योरी करेंगे।
अब मेरे पास वही सर्किट, जिस सर्किट में अभी हम काम कर रहे थे, क्या था, यही था। इधर रेसिस्टेंस बनाई थी ना बगैर, अगर रेसिस्टेंस नहीं बनाई तो भी ये एक सर्किट है। ओके, अभी मैंने क्या किया, एक छोटा सा पोर्शन लिया वायर का, उसे मैंने थोड़ा जूम करके बना लिया। अब ये क्योंकि ये वायर है तो कैसा होगा, इसका एरिया सिलेंड्रिकल होगा। ओके, अब सबसे पहले जब की कैसी है, व्हेन की इज ओपन, ये V है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये की है। अब की ओपन है, क्लोज कब होगी, अब क्लोज होगी, है ना। अभी के लिए क्या है, की इज ओपन, की ओपन है तो सर्किट में जो करंट है वो फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। सर्किट में करंट तभी फ्लो करेगा जब की क्लोज होगी, लेकिन फिलहाल ओपन है। अब हम ये जानते हैं कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स है और वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड्स के साथ जा रहे हैं, आपस में कोलाइड हो रहे हैं और कंडक्टर की दीवार से भी कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये अपनी मस्ती में लाइक घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, विद वेलोसिटीज, लाइक कोई ना कोई तो वेलोसिटी उनकी रही होगी ना, लाइक u1 u2 u3 अप टू un। मैंने मान लिया कि n नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पहले वाले u1 u2 u3 ऐसा करते करते un। ओके, अब जैसे ही मैंने करंट पास किया, जैसे ही मैंने की क्लोज की, सेकंड केस हमारा क्या बन जाएगा, व्हेन की इज क्लोज्ड, जैसे ही मैंने की क्लोज की, इधर से क्या हुआ, करंट पास हुआ ना, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव। जैसे ही करंट पास हुआ, जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे, इधर क्या हुआ, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज, है ना ये। अब जैसे ही करंट पास हुआ, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने कैसा बिहेव करना शुरू कर दिया, जो u1 u2 u3 u1 वेलोसिटीज के साथ जा रहे थे, उन्होंने एक ही डायरेक्शन में अलाइन होके एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलना शुरू कर दिया, और डायरेक्शन क्या थी, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। जैसे ही की क्लोज की, इलेक्ट्रॉन्स ने नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में अलाइन होके एक कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ चलना शुरू कर दिया। जैसे ही की मैंने क्लोज की, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी सेम रहेगी सबकी, विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी इन द डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन है, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ने घूमना स्टार्ट कर दिया। और जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी थी जिसमें ये सारे घूम रहे थे, वो थी vd। अब ये जो vd है, इसे बोला गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मिली है। कब, जैसे ही करंट पास हुआ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ने घूमना स्टार्ट कर दिया vd में, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, so drift velocity is the average velocity acquired by the free electrons under the influence of electric field, okay, and the direction is negative to positive, या फिर ऐसा बोल सकते हैं in the direction opposite to the electric current। okay, तो ये होती है drift velocity। drift velocity एक बहुत ही ज़्यादा important टॉपिक है इस यूनिट का। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जरूर आएगा पेपर में, इसकी डेरिवेशन जरूर आती है। अब हमने समझ लिया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअल में है क्या। अब हम इसकी थ्योरी करेंगे। सबसे पहली बात क्या थी, E
ओपन की ओपन थी तो क्या था, जब इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में भाग रहे थे। अब देखो, अब ये एक पर्टिकुलर एरिया है, एनक्लोज्ड है, ठीक है, यानी कि कोई ना कोई वॉल्यूम है, ठीक है। एक वॉल्यूम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो इनिशियल वेलोसिटीज हैं, अब देखो ये जो मान लिया ये इलेक्ट्रॉन ये इससे भी टकरा रहा है, ये सभी से टकरा रहा है और इसकी दीवार से भी टकरा रहा है, ठीक है। मतलब जो रिजल्टेंट होगा सभी वेलोसिटीज का वो क्या होगा, या फिर इन सभी वेलोसिटीज का मीन जो होगा वो 0 होगा, ओके। यानी कि u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un अपॉन n, ये मैंने एक u मान लिया, इन सभी की टोटल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0। अब ये 0 क्यों आया, क्योंकि एक क्लोज कंटेनर में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी सभी वेलोसिटीज का मीन हमेशा 0 आता है, ओके। दूसरी बात ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में टकरा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपस में तो टकरा रहे हैं और वो दीवार से भी टकराएंगे। अब ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा, वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराता जाएगा। इसका मतलब कोलिजन्स, कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन ने पहला कोलिजन किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, ऐसे करते करते उसने n नंबर ऑफ कोलिजन किए। तो दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है छोटा सा, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, जिसे हम टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ एक ग्रीक वर्ड है, ओके। ये पाई जैसा दिखता है, इसलिए लाइक पाई ऐसे होती है ना, तो इसका ये वाला डंडा हटा दो तो हमारे पास टाउ बन जाएगा। तो रिलैक्सेशन टाइम इज द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। यानी टाउ हमारे पास क्या आ गया, रिलैक्सेशन टाइम। अब यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन v is equal to u plus at, जब हम लगाएंगे तो क्या होगा, v is a final velocity, इनिशियल वेलोसिटी तो सबकी क्या थी, u1 u2 un अप टू un, लेकिन फाइनल वेलोसिटी सबकी सेम थी और वो क्या थी, vd। तो vd, v की जगह vd, u की जगह क्या है 0, एक्सेलरेशन की जगह a, ओके, और t की जगह टाउ, ओके। तो vd इज इक्वल टू a टाउ, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, दिस इज नॉट द फाइनल रिजल्ट, हमारे पास vd इज इक्वल टू a टाउ आ गया। अभी हमें चाहिए है a, अभी हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, देखो हम जानते हैं, हमने पिछले यूनिट में भी पढ़ा है, f इज इक्वल टू ma, ये तो यूनिवर्सल है, सभी जानते हैं, 9-10 से हम पढ़ते हुए हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। लेकिन हमने पिछली यूनिट में क्या पढ़ा है कि फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, QE लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू ma। क्यों, क्या है, क्यों तो चार्ज है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज नहीं है कि मुझे कोई चार्ज की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दे रखा है, इलेक्ट्रॉन E, तो मैं Q की जगह क्या लिखूंगा, E, ओके। अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो मैं नेगेटिव भी लगा सकता हूँ, ये तो अंडरस्टूड बात है, नेगेटिव लगाओ चाहे ना लगाओ, पता सभी को है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। माइनस ई इज इक्वल टू एम ए, इधर से हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई माइनस ई अपॉन, ओके। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को मैं इसमें पुट करूंगा, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को vd इज इक्वल टू a टाउ में हम पुट करेंगे, तो vd की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, a क्या है, माइनस ई अपॉन m इंटू टाउ। ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, जहां पे E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, कैपिटल E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय द करंट, एंड m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें पता है 9.11 into 10 की पावर -31 किलोग्राम, और t इज द रिलैक्सेशन टाइम, ओके। लेकिन
इसको मैं एक टर्म में और लिख सकता हूँ, अगर हमारे पास वोल्टेज दे रखा हो और इलेक्ट्रिक फील्ड ना दे रखा हो तो हम क्या करेंगे? मैंने मान लिया कि जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है वो हमारे पास है L, ओके। तो हमने पिछली यूनिट में क्या पढ़ा था? V इज इक्वल टू ED, ये हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू ED, यानी हमने क्या पढ़ा था कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ओके, उसमें अगर सेपरेशन D है तो हमारे पास वोल्टेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू ED। लेकिन इधर क्या है? D की जगह है L लेंथ, तो V इज इक्वल टू E इंटू स्मॉल l लेंथ के लिए, तो E किसके बराबर आ गया? V बाय L, ओके। अब V बाय L इसमें पुट कर देंगे तो VD किसके बराबर आ गया? माइनस E V बाय M इंटू L इंटू टाउ। ये हमारे पास एक अनदर रिलेशन आ गया। अब देखो कई बुक्स में इधर नेगेटिव नहीं दे रखा होगा। अब इधर नेगेटिव ना देने का मतलब सभी को पता है कि जो E है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इधर नेगेटिव भी लगा सकते हो, ओके। तो ये दो हमारे पास फॉर्मूलास आ गए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो कि सभी को आना चाहिए।